हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब। मैं आपके सामने फिर नए वीडियो को लेकर या नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और सबसे पहले जो है आज का जो विषय है वह है भू राजस्व नीति। मुगल काल में जो भू राजस्व जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था किस आधार पर आधारित थी, इसके बारे में जो है आज इस वीडियो में जो है मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ज्ञान स्टडी क्लासेस के नाम से है। और सबसे पहले हम जानते हैं कि मुगल काल की जो भू राजस्व जो व्यवस्था थी, वह भू राजस्व व्यवस्था मध्यकालीन भारत की जो थी एक कृषि प्रधान देश रहा था, क्योंकि ये अधिकांश जनता जो है ये गाँव में ही रहती थी। और साथ साथ या इसका जो खेती होती थी या प्रत्यक्ष रूप से जो है ये खेती पर ही लोग जो है निर्भर रहते थे। तो किसी भी शासक की जो प्रतिष्ठा होती या सरकार या उसकी सरकार की जो लोकप्रियता होती, एक अनिवार्य रूप से जो हम कह सकते हैं कि भू राजस्व पद्धति या नियम कानून पर ही निर्भर करती थी। लेकिन हम देखते हैं कि मुगल काल में हम देखते हैं कि इस पीरियड में कि अकबर और शेरशाह ने जो है इसी कारण से जो है भारतीय किसानों को जो है हृदय जीत लिया था, क्योंकि ऐसे से अपने भू राजस्व व्यवस्था पर ऐसे लागू किए थे नियम, ऐसे पद्धति प्रारंभ करवाए थे जो किसानों का जो है हृदय, लोगों को जो है उनके हृदय को जो है जीत लिया था इन लोग। क्योंकि भू राजस्व पद्धति के मामले में हम देखते हैं कि शेरशाह और अकबर का जो है एक अग्रदूत के रूप में प्रतिबिंब दिखाई पड़ती है, क्योंकि अकबर ने जो उसके सुधार कार्यक्रम को जितने भी उपयुक्त था उसको संशोधन के साथ साथ लागू किया था अकबर ने। इस क्षेत्र में कई वर्षों तक इसका प्रयोग भी किया गया। साथ साथ हम देखते हैं कि अपने अनुसंधान के आधार पर भू राजस्व पद्धति को जो है पूर्ण रूप से जो है बनाने का प्रयास किया। तो इस तरह से देखते भारत में मुगल शासन की स्थापना के बाद जब देखते हैं कि बाबर ने राज्य क्षेत्रों को दो भागों में बांट दिया था, एक खालसा भूमि और एक राजभूमि, और जो जागीर के रूप में उसने खेती के लगभग 2/3 जो था अपने सैनिक जनरलों के रूप में जो है सैनिकों में जो बांट दिया था, जिन्हें भू राजस्व के रूप में जो है एक नियत यानी एक रेट होता है, जो रकम होती है उसको राज्य कोषागार में जो है जमा कर दी जाती थी। इस तरह से सम्राट उन जागीरों को जो है प्रबंध को लेकर के इस प्रकार को जमा कर दी जाती थी, लेकिन सम्राट जो थी वह उनकी जागीरों को प्रबंध को लेकर जो है किसी प्रकार का कोई दखल नहीं देता था। यहाँ तक हम देखते हैं कि सरकारी जो कर्मचारी जो होते थे या शाही भूमि से यानी भू राजस्व की वसूल तो करते थे, हालांकि हम देखते हैं कि राज्य के नाम के लिए कोई भू राजस्व की कोई नीति नहीं थी। भू राजस्व का आकलन या और वसूली की जो शुरुआत में जो परिपाटियाँ जो चालू या प्रचलित जो हुई थी, जो रिवाजों परंपराओं के अनुसार जो है ये हमारा जो है वसूल की जाती थी उसके आधार पर। तो इस तरह से देखते हैं शेरशाह ने भी एक बहुत बड़े एक अनुभवी और कल्पनाशील प्रवृत्ति के जो व्यक्ति थे, उसने काश्तकारों के साथ जो था एक सीधा संबंध स्थापित किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि उसने निम्नतर स्तर की जितनी भी भूमि थी वो भूमि सुधारों के कार्यक्रम को जो है इन्होंने चलाया था। तो इस तरह से जो है सुधार कार्यक्रम जो था वो हमारा राष्ट्र के रूप में यानी व्यापक रूप से विशाल रूप से स्तर पर नहीं लागू किया, बल्कि एक महान शासक की जो है असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण जो था इसके कार्यक्रम जो था इसके विकास जो था वह रुक गया था। और उसके पुत्र या उसके उत्तराधिकारी जो थे उसके पास काफ़ी उसके सम्मान था, और इसी उत्साह के साथ साथ प्रयोग को जारी रखने के लिए यानी इन्होंने जो है कल्पना शक्ति के कारण यानी शेरशाह सूर्य ने जो है भू राजस्व का जिस संरचना का निर्माण किया वह 1553 में आराम शाह की मृत्यु के बाद जो है जो अराजकता जो फैल गई थी उसके दौरान जो था इसकी संरचना मिट्टी में जो है मिल गई। तो इस तरह से देखते 1560 ईस्वी में जो शासन की जो बागडोर अपने हाथों में लेने के बाद अकबर ने जो थे एक नए सिरे से इस समस्या को ध्यान दिया, और इस तरह से उसने भू राजस्व की वसूली के लिए उन्होंने एक नई युक्ति पद्धति को जो है विकसित करने के लिए लगभग 2 दशकों तक जो है अनेक प्रयोग किए। और इसकी मंशा थी कि उसके द्वारा जितने भी जो विकसित की जाने वाले जितने भू राजस्व की वसूली हो वो पद्धति केवल अस्थायी ना हो, बल्कि एक किसान और राज्य दोनों के लिए जो है हितकर के रूप में हो। तो इस तरह से जो है हमारा भू राजस्व प्रशासन की जो है एक पृष्ठभूमि थी। लेकिन मुगल साम्राज्य के हम देखते हैं कि विशाल एक ढांचे का जो है मतलब विशाल ढांचे के आधार पर हम देखते हैं कि यह भू राजस्व व्यवस्था था। लेकिन यह अकबर के शासन के दौरान हम देखते हैं काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्रों में देखते हैं कि भू राजस्व की जो प्रणाली था एक मानकीकरण भी कर दिया गया था।
तो भू राजस्व जो व्यवस्था जो थी वह कृषि अधिशेष का एक बड़ा भाग था। और इसमें हम ये भी देखते हैं यहाँ एक प्रकार की एक ऐसी संपत्ति या के रूप में जो माना जाता था, जो पुरातन प्रयोग यानी पुरातन या पहले जितने प्रयोग इसका किया जाता था सरकार में ही निहित होती थी। लेकिन मुगल जो थे यानी इस समय कर प्रणाली में जो है माल या उसके स्थान पर उतना महत्वपूर्ण के रूप में बन गया था, जितना किसी भी सामंतवादी अर्थव्यवस्था में लगान का महत्व होता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुगल काल में जो है भू राजस्व व्यवस्था को जो है व्यवस्थित करने का जो है श्रेय अकबर को जाता है, जिसकी अनेक पद्धतियाँ थी इनकी। तो सबसे पहले जो है भू राजस्व की व्यवस्था के आधार पर जो थी उनकी जो पद्धति लागू किया था, जो व्यवस्थित किया था अकबर ने, तो उसकी सबसे पहले जो है गल्ला बख्शी जिसको बोलते हैं, जिसको हम बटाई भी बोलते हैं। तो काश्तकार एवं राज्य के जो मध्य में काश्तकार यानी किसान और राज्य के बीच में जो निश्चित अनुपात में जो बटाई की जाती थी यह 3 प्रकार से होती थी। तो सबसे पहला होता था खेत बटाई, यानी खड़ी फसल के आधार पर होती थी, यानी फसल जब तैयार हो जाती थी तो उसके आधार पर जो है एक मानक होती थी और मानक के आधार पर उसका रेट तैयार की जाती थी। तो ये खेत बटाई होती थी। दूसरा था हमारा रास बटाई, जिसको बोलते हैं भूसा सहित बटाई, यानी जिस अनाज का जो भूसा हो तो भूसा के जो सहित जो है उसकी बटाई की जाती थी। तीसरा हमारा लंका बटाई था, जो भूसा अलग करके बटाई की जाती थी। तो इस तरह से जो है हमारा काश्तकार और राज्य के बीच में जो था एक निश्चित अनुपात में जो बटाई जो की जाती थी ये 3 आधार पर की जाती थी। लेकिन जो है आईने अकबरी के आधार पर हम देखते हैं कि प्रमाणों से यह संकेत मिलता है या उससे प्रतीत भी होता है कि प्रत्येक फसल के अंतर्गत जो है 2/3 जो है भूमि जो है सिंचित भूमि होती थी। इस तरह से जो है आईने अकबरी में जो है बताई गई है। लेकिन दूसरा हम देखते हैं कि मुक्ताई या संयोजन पद्धति, यह भी एक ऐसी पद्धति थी कि किसान को जो पट्टे के आधार पर जो भूमि जो दी जाती थी वह उस पर फसल जो है उगाया जाता था। बदले में देखते हैं कि वह एक जो है निर्धारित राशि के आधार पर जो है इसका भुगतान किया जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो है मुक्ताई या संयोजन जो पद्धति थी यह बहुत ही जो है एक महत्वपूर्ण के रूप में प्रचलित थी। तो ये हमारा जो है संयोजन पद्धति थी ये। लेकिन तीसरा में अगर हम देखते हैं कानकुत या नस्क प्रणाली जो है या कानकुत या नस्क प्रणाली दोनों एक ही हैं, क्योंकि इसके आधार पर इस पद्धति के अनुसार अगर हम देखते हैं तो इसमें दिखाया जाता है कि एक निरीक्षण या पूर्व अनुभावों पर आधारित या कर या टैक्स की जो निर्धारण की जो पद्धति थी यह नस्क प्रणाली यानी या नस्क प्रणाली कहते थे। तो यह जो नस्क प्रणाली या कानपुर जो प्रणाली था यह औरंगजेब काल से ही शुरू हुई थी, क्योंकि यह एक निरीक्षण करने वाले या पूर्वानुभावों पर आधारित यह टैक्स था। और यह पद्धति जो है औरंगजेब जब शुरुआत किया तो इसका जो है बहुत बड़ा खमियाजा भी भुगतना पड़ा था। लेकिन सबसे पहले तो अगला हम देखते हैं कि एक पद्धति और है जब्ती प्रणाली। इसमें क्या होता था कि माप एवं जो है उस पर निर्धारित कर प्रणाली से ही जो है टोडरमल या टोडरमल का जो बंदोबस्ती कहा जाता था, क्योंकि यह जो है माप पर ही की जाती थी कि कम से कम जो है बता दें कम जब्ती प्रणाली में किसानों को क्या होता था कि अपनी उपज का जो लगभग आधा भाग जो है देना पड़ता था। प्रांतों में ऐसा नियम था जो कृषि वाले क्षेत्र और दस्तूर को जो है गुना करने पर वह राशि आनी चाहिए, जो कुल राशि जो देखते हैं कुल जो वसूली के बराबर हो। लेकिन यहाँ एक बार देखते हैं कि वसूली की जो राशि का निर्धारित जो मात्रा होती थी वो बराबर होना आवश्यक होता था। और कुल जो है भू राजस्व की जो वसूली का निर्धारण करने में जो है था वो स्वीकृत भुगतानों, कमीशनों, छूटों या रियासतों का भी जो हिसाब लगाया जाता था। और इन्हीं के आधार पर जो था कुल या निवल जिसको बोलते हैं वसूली का हिसाब जो है लगाया जाता था। ये हमारा जब्ती प्रणाली के आधार पर था। दूसरा हमारा था कि 10 साला प्रणाली, यानी अकबर ने जो पिछले 10 वर्षों के उत्पादन में उनके कीमतों के जो औसत के आधार पर जो है कर जो है यानी निर्धारण करने की एक प्रणाली थी, जो अकबर ने इस प्रणाली को जो है 1580 ईस्वी में जो है लागू किया था। प्रत्येक फसल के अंतर्गत देखते हैं कि क्षेत्र का जो है मूल्य जो है निर्धारित भी किया जाता था और उसके आधार पर जो है मानक दरों के जो रूप में जो था यानी लागू करके से राजस्व की वसूली की जाती थी। तो इस तरह से जो है
अकबर ने जो है 10 साला प्रणाली का जो है यानी पद्धति को लागू भी किया था। और इस तरह से हम देखते हैं एक दस्तूर प्रणाली, इस प्रणाली में हम देखते हैं कि कृषि विकास के लिए जो है 2 सकारात्मक प्रोत्साहन दी जाती थी लोगों को, क्योंकि इस दस्तूर प्रणाली में पहला था कि आकलन की जो दरें होती थी वो अधिक कीमत वाली फसलों के पक्ष में होती थी। दूसरा होता था कि प्रति भूमि पर जो है निम्न दरें की जो है निर्धारित की जाती थी, और जैसे जैसे उपज जब बढ़ती जाती थी उसके अनुसार कर की जो है दर भी जो है में भी वृद्धि की जाती थी। तो पहली रियासत में हम देखते हैं कि वाणिज्यिक फसलों की जो खेती को जो है प्रोत्साहन तो मिलता था, लेकिन दूसरी रियासत में जो है खेती के जो है विस्तार करने में जो है काफ़ी सहायता भी मिलती थी। इन दोनों रियासतों के में देखते हैं अधिशेष भाग जो है उत्पादन के पास ही रह जाता था। यह दस्तूर प्रणाली थी। दस्तूर का अर्थ है किसान से जो है किया गया कर का दावा होता था, यानी टैक्स का दावा होता था कि कितना टैक्स किया जाए। लेकिन आईने अकबरी में जो उल्लेख जो है जमा और नकदी का अर्थ जो है राजस्व की जो है वसूली के रूप में बताया है। एक और पद्धति है कि हस्तोपबंध व्यवस्था, यानी इस पद्धति में जो था यह अधिकारी गांव का एक निरीक्षण करके कुल उत्पादन का अनुमान लगाकर राजस्व का जो है निर्धारण करता था। इस व्यवस्था में कुल उत्पादन का जो अनुमान लगाने के लिए हलों की संख्या भी जो है ली जाती थी कि कैसे कितने हल होती थी, उस हलों की संख्या भी गिनी जाती थी। भू राजस्व का 1/3 भाग होता था, और बाद में हम देखते हैं कि 1/2 भाग हो गया। अकबर ने बांस की जरीब से जो है भूमि की माप भी जो है करवाई, और 31 वर्ष तक जो भूमि मापने की जो इकाई था सिकंदरी गज रही थी उस समय, क्योंकि अकबर के बाद से जो है 11 अंकों के मध्यम गज का प्रचलन शुरू किया, जिसे इलाही गज भी कहा जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये हमारे सारी जो है पद्धतियाँ थी राजस्व का मानक दरों की निर्धारण करने की। और इस पर हम देखते हैं कि भूमि का वर्गीकरण, यानी भूमि को कैसे वर्गीकरण किया गया था मुगल काल में। तो भूमि का वर्गीकरण को जो है भूमि की उर्वरता के आधार पर जो है 3 भागों में जो है बांटा गया, पहला उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा निम्न। तो बाद में जो है उपज के आधार पर भूमि को भी जो है 4 भागों में जो है बांट कर के जो है वर्गीकरण किया गया। ये पहला हमारा था पोलज, जो हर साल जो है जिस जमीन पर खेती होती थी यानी हर साल उसकी बुआई की जाती थी, उसे पोलज भूमि के नाम से जाना गया। दूसरा हमारा था प्रति, जो प्रत्येक साल यानी कभी बुआई नहीं की जाती थी, जिसको प्रति भूमि भी कहा जाता है। तीसरा हमारा चाचर था, यानी चाचर में क्या था कि 2-3 साल तक जो है बिना बोई रहती थी, यानी 2-3 साल तक छोड़ करके उसके बाद बोई जाती थी, जिसे चाचर भूमि यानी कहा जाता है। उसके बाद अगला हमारा है जो है 2-3 साल से अधिक समय तक की बुआई नहीं होती थी, यानी 2-3 साल से भी अधिक जो है इसका जो है यानी उसमें जो है बुआई नहीं की जाती थी। तो इस तरह से जो है भूमि का जो है वर्गीकरण जो है किया जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है कि फसल का जो वर्गीकरण जो था, फसल के 2 भागों में भी जो बांट दिया गया। तो सामान्य फसल के रूप में, दूसरा तिजारत यानी नकदी फसल के रूप में। तो इसका तरह देखते हैं कपास, नील, तिलहन, इस फसलों का जो है नगद यानी नगद के रूप में जो है टैक्स लिया जाता था इन फसलों को जो उत्पादन करने के समय, इसलिए इसे जो है तिजारत फसल कहा जाता है। एक और हमारी जो है चर्चा करने जा रहे हैं कि इस समय जो है जमींदारी व्यवस्था थी, क्योंकि मुगल काल में जो है भूमि से जुड़े व्यक्तियों को जो है वर्ग को 4 भागों में जो है बांटा गया था। और ये जमींदारी जो व्यवस्था थी यह एक चलती आ रही थी, क्योंकि ये जमींदार, खुदाखास्त, पाहीकास्त और मुजारिया, ये 4 प्रकार के लोग जो होते थे वो जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत होते थे। क्योंकि इस जमींदार के अंतर्गत जो है एक स्वायत्त या मध्यस्थ या प्राथमिक के रूप में जाना गया, जिसको स्वायत्त के अधीन के अंतर्गत देखते हैं अधीनता पर सैन्य या वित्तीय प्रशासनिक से मुक्त होते थे। और वहीं जो है दूसरा होता था सूबे से नियमित पेशकश देनी पड़ती थी, यानी सुबह में जो है नियमित रूप से जो है उसका जो पेशकश की जाती थी, यानी उस पर जो नजराना देना पड़ता था।
तो स्वायत्त जमींदार दो प्रकार से होते थे। प्रथम प्रकार के जो स्वायत्त जमींदार वे थे जिन्होंने मुगल की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन सैन्य और वित्तीय के मामले में उत्तरदायित्व से मुक्त थे। साथ ही प्रशासनिक मामलों से भी वे स्वतंत्र होते थे, वे स्वायत्त जमींदार कहलाते थे। और दूसरे प्रकार के स्वायत्त वे थे जिन्हें सूबे में जो है नाजिम को नियमित रूप से पेशकश देनी पड़ती थी। तो इस तरह से जो है हमारा स्वायत्त था। मध्यस्थ के रूप में अगर हम जानेंगे, क्योंकि वे थे जिसके अधिकार क्षेत्र में अनेक हमारे जो प्राथमिक जमींदार होते थे, और वे कार्य जो था वो भूमि के जो है राजस्व वसूलना और इन्हें शाही खजाने में जो है जमा करवाना पड़ता था। ये हमारा ये मध्यस्थ जमींदार होते थे। प्राथमिक हमारे जो जमींदार होते थे सामान्य कृषक जिसके पास कुछ प्रमुख कार्य भूमि विस्तार करना हो, साथ ही भू राजस्व देना होता था, तो वे होते थे। तो इस तरह से देखते हैं कि मुगल काल का जो कृषक व्यवस्था थी या जो जमींदारों की जिस तरह से व्यवस्था की गई थी, लेकिन मुगल काल में कृषक भी जो थे जिसको हम बताते हैं कि जमींदार ये हुआ। और दूसरा हमारा खुदा खास्त है और पाई कास्त और मुजारिया था। खुदा खास्त क्या था कि अपने परिवार के साथ में जो था वो गाँव में खेती करने वाले यानी कृषक को जो है खुदा खास्त करते थे, यानी अपने परिवार के साथ हमेशा वो रहते थे और गांव में खेती करते थे और उसे खुदा खास्त करते थे, अपनी ज़मीन पर खेती करते थे लोग। पाई कास्त वैसे किसान था जो अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे, क्योंकि अपने गांव में स्थिति उनकी वैसी नहीं थी जो अपनी भरण पोषण निर्वाह कर सके, इसीलिए वह खुदा खास्त यानी दूसरे के यहाँ जो है जाकर के काम करते थे। इस दूसरे गांव में जो है जब वह काम करते थे तो उसे पाई कास्त कहलाया। चौथा हमारा जो था मुजारिया, जिसके पास ज़मीन नहीं होती थी अर्थात दूसरे को ज़मीन को किराए पर लेकर जो है खेती करते थे, वह मुजारिया कहलाया। उसके बाद देखते हैं जागीरदार, यानी वैसे मनसबदार को या नगद वेतन ना देकर उसके बदले में जो है राजस्व क्षेत्र अर्थात जागीर दिए जाते थे इस समय, क्योंकि मनसबदार भी वो भी कहलाते थे, इसलिए उन्हें जो फौजी टुकड़ियाँ भी जो है रखनी पड़ती थी। और जागीरदार का ज़मीन जो है एक वंशानुगत अधिकार तो नहीं होता था, लेकिन ये भी जागीरदार भी बहुत सारे से प्रकार के होते थे, जैसे एक वतन जागीरदार, वैसे जागीरदार जिनका ज़मीन पर जो है वंशानुगत जो है अधिकार होता था। जैसे मेवाड़ के राजा जो थे अमर सिंह थे, जहांगीर के समय में जो है उसे अलतमगा जागीर भी कहलाया इसे, क्योंकि ये वतन जागीरदार था। लेकिन दूसरा पेबाकी जागीरदार उसे कहते हैं कि एक जागीर से लिया गया दूसरे को नहीं दी गई, वह पेबाकी जागीरदार कहलाए। यानी किसी भी एक जागीर को जब किसी को जागीरदार दे दी जाती थी तो वह दूसरों को वह नहीं दी जाती थी, उस जागीर को, उसे पेबाकी ही कहलाया। और एक और है हमारा कि वेतन जागीरदार, वैसे अधिकारी जो वेतन के बदले में मिली जागीर को जो है वेतन जो है जागीरदार कहलाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है हमारा ये जागीरदार के रूप में एक और हमारा एक पद्धति थी इस समय मसरत, यानी मसरूत जागीरदारी, यानी यदि किसी जागीरदार के अतिरिक्त हम देखते हैं कि जमींदारी जब सौंपी जाती थी तो उसकी आय में जो है वृद्धि के लिए जागीरदार जो है बढ़ा भी दी जाती थी। तो जिसके पास जागीर को जो है मसरत यानी जागीर कहलाई और कार्य खत्म होने के बाद वापस भी जो है ले ली जाती थी। तो मसरत यानी मसरूत जागीरदार के अंतर्गत जो थे ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम था, लेकिन जब ये पूरी समाप्त हो जाती थी उसकी तो वह भी जो है कार्य जब उसकी समाप्त हो जाती थी तो वह जागीर जो है वापस ली जाती थी। एक और है हमारा जो है मदद मास के रूप में, क्योंकि सामाजिक धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों को जो दिया जाता था जिस जागीर को उसे मदद मास कहलाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी के जो है अंतिम वर्षों में हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का जो ढांचा जो था उसका परिणात्मक यही हुआ। उसके अध्ययन करने के लिए जो अबुल फजल जो था आईन अकबरी जैसे बहुत सारे साहित्यिक स्रोतों का जो है इस्तेमाल किया और पूरी गहन अध्ययन करने के लिए इसका जो है इस्तेमाल किया जा सकता है और भी बहुत सारे अध्ययन करने से, क्योंकि मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन करने के लिए जो था आईन अकबरी निस्संदेह एक मुख्य आधार के रूप में प्रतिष्ठापित है, लेकिन इसके लिए जो है अन्य समकालीन सामग्री का जो है उपयोग करना भी जो है आवश्यक है जो इसके अधिक। तो इस तरह से देखते हैं कि आज का जो है भू राजस्व व्यवस्था मुगल काल में ऐसी थी, लेकिन अगला वीडियो में फिर हम बताने का प्रयास करेंगे कि मसरत यानी मदद मास
जब्ती प्रणाली, ये सब बहुत सारे ऐसे चीज़ थे। इसका विस्तार से जो है हम बताने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से मुग़ल काल में जो पद्धति जो लागू किया था अकबर ने जो था, तो सबसे पहले जो था ये हमारा प्रयोग जो था, अकबर ने जो है बहुत बार जो इनका प्रयोग किया भू राजस्व पद्धति लागू करने के लिए। लेकिन अंतिम में जो है बंदोबस्ती टोडरमल का जो बंदोबस्ती का जो नियम था, जो माप के द्वारा की गई, उसे सफल माना गया। लेकिन बाद में जो है इसकी हमेशा जो है भू राजस्व पद्धति जो है बनाती गई। और इस तरह से जो है हमारा मुग़ल काल में जो भू राजस्व जो व्यवस्था जो पद्धति थी, उन्होंने जो है अकबर के द्वारा लागू की गई। तो अकबर के द्वारा जो लागू की गई, किसी पहले जो है किसी राजाओं के द्वारा नहीं, यह सर्वप्रथम अकबर को जो है श्रेय जाता है, जो बहुत ही अच्छे सुदृढ़ और सुव्यवस्थित रूप से जो है भू राजस्व पद्धति को जो है लागू करने का प्रयास किया था और लागू किया भी था।